सॉरी, वो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा वीडियो को बंद करना पड़ा। ये रेगुलेटिंग एक्ट का पार्ट 2 है। तो हम लोग समझ रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाया क्यों गया। अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लाया क्यों गया और कब लाया गया। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ पॉइंट्स की रेगुलेटिंग एक्ट हैं क्या। तो रेगुलेटिंग एक्ट फ्रॉम लूसेंट बुक, पॉइंट नंबर 1, this act was based on the report of a committee headed by the British Prime Minister Lord North। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था कब लाया गया था? 1773 में। और इसका पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि ये जो एक्ट है वो बेस्ड था उस कमिटी के रिपोर्ट पर जिसको हेड कर रहे थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। पहला पॉइंट कि ये उस कमिटी के रिपोर्ट पर बेस्ड था जिसको वहाँ के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा हेड किया जा रहा था। सेकेंड पॉइंट, गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जो गवर्नेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन था उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर डाल दिया गया। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से स्वचालित रूप से भारत के ऊपर क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, वहाँ के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर लिया करते थे बिना किसी के रिकमेंडेशन के अनुसार। लेकिन लूसेंट का पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। जो द गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी पॉइंट नंबर 3, द गवर्नर ऑफ बंगाल was nominated as Governor General for all the 3 presidencies of Calcutta, Bombay and Madras. Warren Hastings was the first such Governor General। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उनको बॉम्बे और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। जो कलकत्ता है, बॉम्बे है और जो मद्रास है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। आ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, नौ कोलकाता। कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आई? 1773 में। लेकिन कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पॉइंट नंबर 5, गवर्नर जनरल वाज empowered टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंस विथ द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नर जनरल था उसको एम्पावर किया गया, यानी उसको शक्ति दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और वो शक्ति क्या थी कि यहाँ जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था?
बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। कब बनाया गया था? 1773 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उसी गवर्नर जनरल को रूल्स बनाने का, रेगुलेशन बनाने का और ऑर्डिनेंस पारित करने की सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट के द्वारा, यानी यहाँ पर सहमति किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। गवर्नर जनरल को सहमति किससे लेना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल है वो अब भारत में रूल पारित कर सकता है, ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, रेगुलेशन पारित कर सकता है, और कंसेंट किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, हम लोगों ने लूसेंट का पांचों पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो यहाँ पर कुछ लिखा हूँ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने का। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। ऐसे हम लोगों ने देख लिया है पहले, अगर चाहें तो इस स्लाइड्स के माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हैं, या अभी इस चीज़ को हम लोग समझ भी लेते हैं। फर्स्ट लॉ टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। ये पहला लॉ था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। आप लूसेंट का 5 पॉइंट लिख करके इसको भी अपने नोट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। लेकिन आप अगर उसको समझ चुके हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आगे मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये फर्स्ट लॉ था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, जो कि मैंने पहले समझा दिया है। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया, यही जो था, जो यहीं से ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के ऊपर किया गया। कमिटी बिहाइंड द एक्ट, इसके पीछे कमेटी कौन थी? हम लोगों ने देखा है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय अ कमिटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, और द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट करप्शन एंड फाइनेंशियल ट्रबल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत ही चिंतित थी, किसके लिए? जो करप्शन हो रहा था, जो फाइनेंशियल ट्रबल यहाँ पर चल रहा था, उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही चिंतित थी। तो उसको लॉर्ड नॉर्थ के कमेटी, जो लॉर्ड नॉर्थ का जो कमेटी को हेड कर रहे थे, उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर बंगाल जो का जो गवर्नर था उसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बोलने लगे हम लोग, या बोलने लगा। वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। असिस्टेड बाय अ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसके मदद के लिए 4 और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी 4 और मेंबर को यहाँ पर उनके सहायता के लिए 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया था। और ये किसके अनुमति से हट सकते थे? ये ब्रिटिश क्राउन के अनुमति से हट सकते थे। यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये जो 4 मेंबर थे, इनको कौन अपॉइंट करता था? इनको अपॉइंट कर किया जाता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है। तो ये जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनका नाम क्या था? पहले का नाम था फिलिप फ्रांसिस, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो मेंबर था उसका नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरे का नाम था क्लेवरिंग, तीसरे का नाम था मानसन, और चौथे का नाम था वारबेल। क्या क्या नाम था? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बारवेल। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, हम लोगों ने देखा जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था,
established in 1774 at फोर्ट विलियम कलकत्ता। फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1774 में। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। हैड अ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज। वहाँ पर क्या एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। इनका भी नाम जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जो चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। आप इसको नोट कर लेंगे कि जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में जो थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। और जो 3 अदर जजेस थे, पहले का नाम था चेम्बर्स, दूसरे का नाम था लिमेस्टर और चौथे का नाम था हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। और जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन डे एग्जामिनेशन। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल इन इंडिया। पहला अटेम्प्ट था जो ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल है उसको इंट्रोड्यूस करना भारत में। गवर्नर जनरल्स पावर टू मेक लॉ। यहाँ पर 1773 के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको शक्ति दी गई। किस चीज़ का शक्ति? कानून बनाने का शक्ति। हम लोग जो लूसेंट का पॉइंट पढ़ रहे थे पीछे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस विद द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो जी की गवर्नर जनरल्स एंड काउंसिल कुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, कि गवर्नर जनरल और काउंसिल जो थे वो रूल और रेगुलेशन को बना सकते थे। नीडेड अप्रूवल फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन नॉट द सुप्रीम कोर्ट, बट लेकिन जो रूल और रेगुलेशन बनता, याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल और उसका जो काउंसिल यहाँ पर रूल रेगुलेशन बना सकता तो था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल नहीं देगा। जो भी रूल रेगुलेशन यहाँ पर बनेगा वो अप्रूवल किसके द्वारा किया जाएगा? यानी अप्रूवल का मतलब उसको मतलब कि जैसे हमारे यहाँ अभी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हैं, जो भी कानून बनता है उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उस पर मुहर लगाते हैं तो फिर वो कानून एग्जीक्यूट होता है। तो उसी तरीके से उस समय भी जो ब्रिटिश क्राउन था तो वो अप्रूवल देता था, वो उस पर मुहर लगाता था कि हाँ अब ये कानून, ये रूल रेगुलेशन भारत में इनेक्ट हो सकता था। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता रहेगा कि भारत में किस तरह का कानून, किस तरह का रूल और रेगुलेशन लाया जा रहा है। रूल रेगुलेशन से क्या पता चलता है? रूल रेगुलेशन से पता चलता है सिचुएशन के बारे में। ठीक है, कि भारत में सिचुएशन कैसा है, जैसा सिचुएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाया जाएगा। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर ट्रेन का डिस्टरबेंस है, आप लोगों को हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो जो अ, हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो अप्रूवल नहीं दे सकता था, ब्रिटिश क्राउन ही अप्रूवल दे सकता था। क्योंकि अगर भारत में रूल और रेगुलेशन को बनाया जा रहा है और ब्रिटिश क्राउन के पास वो रूल रेगुलेशन पहुंच रहा है, तो रूल रेगुलेशन से क्या पता चलता है? रूल रेगुलेशन से पता चलता है कि भारत में अभी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। तो रूल रेगुलेशन के साथ साथ भारत का सिचुएशन भी ब्रिटिश क्राउन के पास रहता था। इसलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता था उसको अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट नहीं देता था, उसका अप्रूवल ब्रिटिश क्राउन देता था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट स्टेप इन रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला स्टेप था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रेगुलेट किया जाए। लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नेंस। ये पहला स्टेप था कि ब्रिटिश कंट्रोल को इंडियन गवर्नेंस, ये ब्रिटिश कंट्रोल का भारत में फाउंडेशन रखा जाए। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर।
इस बात को समझिएगा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कि एक हेड होगा, जैसे गवर्नर जनरल को हेड बनाया गया तो गवर्नर जनरल सेंटर में आ गया, और जो भी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे था वो गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। तो सेंटर में कौन है? गवर्नर जनरल। जैसे अभी सेंटर में कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सबको रेगुलेट करता है। उसी तरह से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार भारत में की गई थी। सो लास्ट पॉइंट कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। हम देखेंगे कि बैटल ऑफ पलासी के पास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुँच गई, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल तो था, लेकिन ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल भारत में नहीं था। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल तो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिसके तहत भारत में ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत होती है। तो मेरा नाम अमन सिन्हा था, और मैंने अपने तरफ से कोशिश किया आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट समझाने का। अगर आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दूं और आपको क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का नाम ल्यूसेंट इनसाइट्स है, और कोशिश करें कि इसको लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, जो ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक से मुझे ये पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब से आ, आप मेरी हिम्मत बढ़ेगी, ये बोल सकता हूँ मैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।